नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 1500 साल पहले हुई थी, जब यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ छात्र विभिन्न देशों से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बुद्धि और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी का पतन एक रहस्य से भरा हुआ है, जिसमें कई ऐसे कारक शामिल हैं जो इसके अस्तित्व के अंत का कारण बने। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इसका शुद्ध ज्ञान का प्रवाह अचानक क्यों रुक गया। नालंदा का नाम संस्कृत के 3 शब्दों से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का निरंतर प्रवाह। यह यूनिवर्सिटी हमेशा से विकास और समझ का प्रतीक रही है। यहाँ दीक्षा लेने वाले छात्रों का संकल्प ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का होता था। महान विद्वान चाणक्य और पाणिनि जैसे व्यक्ति नालंदा में शिक्षा दिए थे। यह विश्वविद्यालय संस्कृत व्याकरण और अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हो गया, जहां छात्रों ने अपने विद्या पे अनगिनत सिद्धियों की प्राप्ति की। गुप्त साम्राज्य के दौरान नालंदा ने विज्ञान, साहित्य और कला में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इसे उस समय गोल्डन एज का ज्ञान का केंद्र माना जाता था, जहां से देश विदेश के छात्रों को शिक्षा मिलती थी। राजा हर्षवर्धन और पाल वंश ने नालंदा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप नालंदा प्राचीन भारत में शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया, जहां ज्ञान के दीप जलते रहे। यूएन सांग और यूजिंग जैसे चीनी यात्री नालंदा के महत्व को उजागर करने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने यहाँ की अद्वितीय शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से लिखा, जिससे विश्व को इस बौद्धिक केंद्र की महत्ता का पता चला। बिहार के राजगृह में स्थापित नालंदा गुप्त साम्राज्य के दौरान शिक्षा का एक प्रमुख स्रोत बना। यहाँ की वैभवशाली परंपरा और ज्ञान का अद्भुत संगम इसे अद्वितीय बनाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग विभाग थे, जैसे बौद्ध अध्ययन, इतिहास और पारिस्थितिकी। ये विभाग शिक्षा की विविधता को दर्शाते थे और छात्रों को व्यापक ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्रदान करते थे। यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट और परीक्षा प्रणाली बेहद कठिन थी, जिससे छात्रों को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि ज्ञान की दीवारों को तोड़ने का एक माध्यम था। छात्रों की पढ़ाई के दौरान उनकी समझ और तर्कशक्ति का विकास इस प्रकार होता था कि वे अपने विषय में विशेषज्ञ बन जाते थे। नालंदा की शिक्षा प्रणाली ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। समय के साथ नालंदा में शिक्षा का दायरा बढ़ता गया, जिसमें बौद्ध शिक्षा के साथ साथ गणित, चिकित्सा और वास्तुकला जैसे अन्य विषयों का ज्ञान भी शामिल हुआ। यह विविधता ही इसे और खास बनाती थी। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगुंज ज्ञान का एक विशाल भंडार मानी जाती थी। यहाँ लाखों किताबें और ग्रंथ थे, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनाते थे। यह ज्ञान का ऐसा स्थान था जिसकी मिसाल अन्य जगहों पर नहीं मिलती। हालांकि नालंदा पर 3 प्रमुख हमले हुए। पहला हमला हुनों द्वारा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नालंदा ने फिर से अपनी पहचान बनाए रखी। इसने जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति अपने समर्पण को दर्शाया। दूसरा हमला गौदास राजवंश द्वारा हुआ, जो राजनीति के विवाद का परिणाम था। फिर भी नालंदा ने इस हमले के बाद भी अपनी भव्यता को बनाए रखा, यह बताने के लिए कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। जब खिलजी ने बीमारियों के इलाज के लिए नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख को बुलाया, तो उसकी सोच ने सच्चाई को छेड़ा। हालांकि उसने गैर मुस्लिम से इलाज करवाने में हिचकिचाहट दिखाई। फिर राहुल श्रीभद्र ने बिना दवा के इलाज का एक अनोखा तरीका ढूंढा, जिसमें कुरान के पन्नों का उपयोग किया गया। यह देखकर खिलजी को आश्चर्य हुआ और उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। लेकिन खिलजी की मानसिकता ने उसे और भी भयानक कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने नालंदा के पुस्तकालय को नष्ट करने का निर्णय लिया और वहां के सभी छात्रों और शिक्षकों को मार डाला। इससे नालंदा का ज्ञान चुराया गया और उसकी अलौकिकता मिट गई। इस दुखद अंत के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी उस समय का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था, जिसे भी नष्ट किया गया। यह भी बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थल था, जिसकी कमी आज भी महसूस की जाती है। 1812 में नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज की गई, जिसने इसके इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास शुरू किया। सर एलेक्जेंडर कनिघम ने इन अवशेषों की पहचान की और इसे फिर से उजागर किया। आखिरकार 2009 में नालंदा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2014 में नई नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता के साथ जोड़ने का एक प्रयास है।